नमस्ते। सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं। प्रणाम भाई, चंपारण की धरती से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम। देखिए, हम लोग सरकम सेंटर परिकेंद्र पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सरकम सेंटर पे हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। 9 सवाल कर चुके हैं, 10वां सवाल इसको करने की कोशिश करिए। बहुत सुंदर सुशील टिकाऊ सवाल है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बीएसी का बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट डी पे मिलता है साइड बीसी को, और जब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ट्रायंगल एबीसी के सरकम सर्कल को पॉइंट ई पर मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं इस तरीके से कि ये एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है। ये क्या है? ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है। हमने इस तरीके से मिलाया, ये हो गया दोस्तों एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है। सवाल में ये बोला गया है कि एंगल बीएसी का बाइसेक्टर साइड बीसी को डी पे मिलता है और ट्रायंगल एबीसी के सरकम सर्कल को ई पर मिलता है। तो हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है इस तरीके से। तो ये जो एंगल ए का बाइसेक्टर है साइड बीसी को कहां पे मिल रहा है? पॉइंट डी पर। ये पॉइंट डी है। और ट्रायंगल एबीसी के सरकम सर्कल को कहां पे जाके मिल रहा है? पॉइंट ई पर। ये पॉइंट ई है, ठीक है। I इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। I जो है ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है। अगर I इन सेंटर है, इन सेंटर कैसे बनता है? जहां ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिलते हैं। आप बताइए, अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर यहीं पे होगा ना। इन सेंटर, पहली बात तो इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है हमेशा, और इन सेंटर कहां? जहां ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। अगर ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर इसी पे कहीं होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर। AI 10 सेंटीमीटर, यदि AI की लंबाई 10 है, AI की लंबाई 10 है और दोस्तों DE 6 है, DE की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ, AI 10 है और BE 6 है। AI की लंबाई 10 दी है और ये BE को मिला दीजिए इस तरीके से, BE की लंबाई आपको 6 दी है। तो आपसे DE की लेंथ पूछिए, DE की लेंथ बताइए क्या होगा। बहुत सुंदर और सुशील सवाल है। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन। पहली बात, अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों तो ये एंगल थीटा है मेरे प्यारे भाई, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस आर्क ईसी को देखो, चाप ईसी को, चाप ईसी द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल ईएसी थीटा है, तो एंगल ईबीसी ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कल मैंने आपको यह कंसेप्ट बताया था कि अगर बीई की लंबाई 6 है, अगर बीई 6 है तो ईसी भी 6 होगा और ये आईई की लंबाई ये भी 6 होगी। आईई की जो लंबाई है दोस्तों ये भी 6 होगी। आईई की जो लेंथ है ये भी 6 होगी। आपको निकालना है दोस्तों डीई। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है दोस्तों ये वाली लेंथ डीई। बताइए कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई। अगर आप सवाल को गौर से देखो, यहां पे सिमिलरिटी लगेगी। आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो बड़का ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल एबीई, एक आपके सामने ट्रायंगल हो गया दोस्तों ट्रायंगल एबीई, और एक ये छोटा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल बीडीई। ट्रायंगल बीडीई छोटा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मैंने कैसे सोचा भाई, मुझे डीई की लंबाई निकालनी है। ये डीई किस ट्रायंगल में आ रहा है? डीई आ रहा है बीडीई ट्रायंगल में। और अगर आप बड़े ट्रायंगल एबीई को देखो तो दोनों ही ट्रायंगल में थीटा थीटा एक एंगल बराबर है। ये वाला एंगल कॉमन दे रखा है, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। भाई ये एंगल ट्रायंगल बीडीई में भी आ रहा है, ये एंगल ट्रायंगल एबीई में भी आ रहा है। तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा और इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा। ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। आप बताओ, ये ट्रायंगल एबीई है, ये ट्रायंगल बीडीई है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स, चल रही वीडियो? अब ठीक है क्या? अब इस सवाल में किसी को कोई डाउट है? छह कैसे रितेश, ये छह कैसे हुआ? इसके लिए कल का लेक्चर देखो। मैंने कल के लेक्चर में ये बात आपको समझा रखी है भाई। अगर इस तरह का कोई भी ओरिएंटेशन दे रखा है, आई इन सेंटर है तो इन सेंटर से जो डिस्टेंस ये भी आई ई बीई और ये सी, ये तीनों लेंथ इक्वल होती है। अगर ये 6 है तो आई ई भी 6 होगा। भाई चाप ईसी द्वारा अगर ये एंगल ईएसी थीटा बना है तो सेम ये एंगल ईबी सी भी थीटा होगा।
आपके सामने दो ट्रायंगल आ गए, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीई, एक छोटा वाला ट्रायंगल बीडीई, दोनों सिमिलर हो गए। ओके, ये वाला एंगल कॉमन है और ये एंगल दोनों में इक्वल है, थीटा थीटा ये कॉमन है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली होगा सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। आपको डीई निकालनी है। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने डीई है भाई, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 6 है, 6 बराबर छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने, छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने 6 है, ठीक है दोस्त। और बड़े ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने 3 डॉट है ना, 3 ब्लैक, इस एंगल के सामने क्या है, इस साइड, ये पूरी साइड कितने में 10 और 6 16, ये 16 है। तो डी की लंबाई कितनी आ गई, डी की लंबाई आ गई 36/16। किससे कट जाएगा जी, 4 से कट जाएगा, 9/4 नाम 36, 4 चौक 16, 9/4, 9/4 का मतलब 2.25 सेंटीमीटर। और यही सवाल का आंसर होगा, डीई की लंबाई 2.25, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है? एक बहुत शानदार, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? अरे यार बोलिए। आगे चलें। चले नेक्स्ट आगे चलते। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं और आपसे उस ट्रायंगल की सरकम रेडियस के बारे में पूछा जाए तो आप ट्रायंगल की सरकम रेडियस निकाल सकते हो। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो सरकम रेडियस निकाल सकते हो। कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा। मैं आपसे कहता हूं किसी ट्रायंगल की जो साइड है 13 37 40 है, 13 37 40। आप बताइए कि इस ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या होगी। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 13 37 और 40 सेंटीमीटर हैं। बताइए इस ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या होगी। तो आप कहोगे सर पहले आपको एरिया निकालना होगा, एरिया। तो भाई मेरे एरिया कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 13 प्लस 37 कितना 50 प्लस 40 90/2 45, सेमी पेरीमीटर 45 आ गया। तो एरिया कितना आ जाएगा 45, 45 माइनस 13, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32, 45 माइनस 37 कितना आ जाएगा 8, 45 माइनस 40 5। ठीक है भाई, 45 पंजे 225 का 15 आ जाएगा और 32 अट्ठे 256 का 16 आ जाएगा। तो 15 गुणा 16 यानी कि 240, 240। एरिया कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या आ जाएगी भाई, 13 गुणा 37 गुणा 40, ए बी सी 13 गुणा 37 गुणा 40 बटे 240। आप बोलोगे जी सर 40 से 240 6 बार कट जाएगा, तो 13 गुणा 37 बटे 6, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 तिया 39 और 9 481, 481/6 सेंटीमीटर। ये इस ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस आ जाएगी और यही सवाल का आंसर है। और बटे में 4 भी आएगा ना, सॉरी बटे में 4 भी आएगा, तो 486/24, 481/24। क्लियर? कोई दिक्कत कोई तकलीफ? तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं तो कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा से आप उस ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अगर इस ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस पूछता तो आर बराबर क्या हो जाता, डेल्टा बटे एस। इन सर्कल की रेडियस आर बराबर डेल्टा बटे एस। एरिया कितना है जी 240, सेमी पेरीमीटर कितना है 45, 240 बटे 45। तो किससे जाएगा ये 15 से, 16 बार 15 से 3 बार, तो 16/3। तो इन सर्कल की रेडियस आ जाती 16/3 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट इसमें, कोई समस्या? तो किसी भी ट्रायंगल के इन सर्कल सरकम सर्कल की रेडियस कैसे निकालते मैंने आपको समझा दिया। लेकिन ध्यान सुनिएगा, हमारे पास 2 स्पेशल ट्रायंगल होते हैं भाई, हमारे पास 2 स्पेशल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इनके सरकम सर्कल की रेडियस निकालने के लिए और भी डायरेक्ट शॉर्टकट है, वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रायंगल का इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, लेकिन सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक
एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अगर हम आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होता है? जहां ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले, ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो सरकम सेंटर होता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा अंदर होगा, हमेशा अंदर बनेगा, इनसाइड होगा। क्या आपको मेरी बात समझी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, इन सेंटर भी अंदर होगा, सरकम सेंटर भी अंदर होगा। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है, ढंग से समझिएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए 90 डिग्री है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे दोस्त किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर कैसे मिलता है? जहां ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भाई ये मैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूं, ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाली, ये 90 डिग्री होगी, इसे बाइसेक्ट भी कर रही है, ये इसे बाइसेक्ट भी कर रही है। तो आप बताओ ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से अगर ये 90 डिग्री है तो पैरेलल लाइन होगी, अगर पैरेलल लाइन होगी तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम ये मिड पॉइंट्स पे जाके मिलेगा, ये मिड पॉइंट्स पे जाके मिलेगा, बोलो जी हाँ, ये मध्य बिंदु पे जाके मिलेगा बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मैं दोस्तों, अगर मैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 90 डिग्री भी हो और इस साइड को बाइसेक्ट भी करे। तो आप ये जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो मध्य बिंदु से भी जा रही है और परपेंडिकुलर भी है। अगर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये हाइपोटेनस का मध्य बिंदु बनेगा कि नहीं? ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। आप यहां पे हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो इसी के ऊपर जाएगा। अबे ये हाइपोटेनस को बाइसेक्ट भी कर रहा है, उस पे परपेंडिकुलर है, तो तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे मिलते हैं? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे मिलते हैं। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। क्या आप मेरी बात समझे? राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा किसी भी साइज या शेप का राइट एंगल हो, उसका जो सरकम सेंटर है वो हमेशा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। और तीसरी बात आपको समझनी है दोस्तों, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, ये एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल ऑब्टूस है, ये एंगल ऑब्टूस है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर आप इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो तो इस तरीके से होगा, ये साइड परपेंडिकुलर भी है और इसका बाइसेक्ट भी कर रही है। आप समझे? आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो इस साइड का तो इस तरीके से होगा, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप इस लार्जेस्ट साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो इस तरीके से आएगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के केस में, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के केस में तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल से बाहर जाके मिल रहे हैं। इसका मतलब ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बाहर होगा, क्योंकि तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल के बाहर जाके मिल रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर मिल रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का अधिक कोण त्रिभुज का, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर होगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? आप मुझसे इस बात को पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई?
ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है। मतलब इसको सेंटर मान के भाई सरकम सेंटर की तीनों साइड से, तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होती है, यही सरकम रेडियस होगी। इसको सरकम रेडियस मान के आप एक सर्कल इस तरीके से खींच सकते हैं। ये सर्कल हो जाएगा। इस सर्कल का सेंटर क्या रहेगा? ये पॉइंट ओ रहेगा। बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम? तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट। अच्छा, अब हमारे पास दो स्पेशल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। दोनों को अलग से पढ़ना है। सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में। सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या। सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या। ठीक है, सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? देखिए, बहुत डिटेल में और बहुत प्यार से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा इस पे कंसेप्ट बनता है, वो भी समझेंगे। चलिए, यस विकास। ध्यान से, हाँ अभिषेक। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने आपको यह बात बता रखी है कि अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल का आप कोई भी चाप, कोई भी आर्क पकड़ लो, तो ये आर्क जैसे सर्कल की सरकमफेरेंस पे थीटा एंगल बना रहा है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? सेंटर पे जस्ट डबल एंगल बनेगा, 2 थीटा। सर्कल के किसी चाप द्वारा सेंटर पे बना एंगल सरकमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होता है। ठीक है ना दोस्तों? ये सर्कल है। अगर मैं इसका सेमी सर्कल हिस्सा ले लूं, सेमी सर्कल, देखिए ये सर्कल का डायमीटर हो गया, ये सर्कल का डायमीटर हो गया। डायमीटर, ध्यान से सुनिएगा, डायमीटर, डायमीटर है। ये क्या हो गया दोस्तों? ये सेमी सर्कल है। ये क्या है? सेमी सर्कल। आप बोल रहे हैं हाँ जी सर ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। ये सर्कल का सेंटर है, ये डायमीटर है ए बी। तो आप बताओ, ये चाप, ये वाला जो चाप है, ये वाला जो चाप है, ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर सेंटर पे 180 डिग्री बन रहा है तो यही वाला चाप, यही वाला चाप सरकमफेरेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब सेमी सर्कल में बना एंगल, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इस बात को अपने जहन जद्दो दिमाग में बिठा लीजिए। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये एक सर्कल है, ये इस सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर ए बी, व्यास हो गया। व्यास का मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर हो गया। व्यास ए बी द्वारा, व्यास ए बी द्वारा सर्कल की सरकमफेरेंस पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों हुआ? एक बार और समझाते हैं दोस्तों। अगर मैं सी से ओ को मिला देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सी से ओ को मिला देता हूं, तो ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, इक्वल होगा। ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, इक्वल होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर इक्वल होगा। ये ट्रायंगल ओएसी आइसोसेलेस बन गया, दो साइड बराबर है, दोनों एंगल भी बराबर। ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। बोलो जी हाँ। भाई सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी कैपिटल आर होगा। ट्रायंगल ओसीबी क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया। ये दोनों साइड बराबर हैं, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। बोलो जी हाँ। आप बताओ, ट्रायंगल एबीसी के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तीनों एंगल को जोड़ोगे, तीनों एंगल का सम 180 होगा। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा कितना? बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा यानी कि ये एंगल थीटा प्लस अल्फा जोड़ के पूरा कंप्लीट कितना आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब यह कि अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री, तो इसका मतलब यह है कि यह हमेशा एक सेमी सर्कल के अंदर बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो आपके सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा।
बात समझ में आई? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट है वो इस सेमी सर्कल का सेंटर होगा, और सेंटर से इस वर्टेक्स की दूरी वर्टेक्स ए की कैपिटल आर, सेंटर से इस वर्टेक्स बी की दूरी कैपिटल आर, सेंटर से इस वर्टेक्स सी की दूरी कैपिटल आर, इस सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी इक्वल होगी, और यही इस राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस होगी। क्या ये इस राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी की सरकम रेडियस नहीं आ गई भैया? ओ एक ऐसा पॉइंट है, ओ जो है ऐसा पॉइंट हो गया जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स ए बी और सी, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, और यही पॉइंट ए सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही जो पॉइंट ओ है ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र बन गया, जो कि ऑटोमेटिकली क्या है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है। क्लियर? और यही हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल का डायमीटर बन जाता है, और डायमीटर का मध्य बिंदु सेंटर, और सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी जो होती है वही रेडियस, सरकम रेडियस। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई समस्या? क्या आपको मेरी बात समझ आई? किसी भी बच्चे को जो भी मैंने कंसेप्ट बताया है ये समझ आया है, हां या ना मुझे करके बताइए। आप बोलोगे जी सर समझ आया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर है यहां तक? चलिए मेरे प्यारे भाई, अगर हम आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा, ये एंगल 90 डिग्री का है दोस्तों। ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये ए है, ये बी है, और दोस्तों ये जो है ये सी है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सेमी सर्कल के अंदर आएगा दोस्तों। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा कि नहीं होगा? बताइए। आप बोलोगे जी सर, ये सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अगर एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हर राइट एंगल ट्रायंगल सेमी सर्कल के अंदर बनता है। ये जो होगा ये सेमी सर्कल होगा। ये पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सर्कल हो गया। और ये जो आर्क एबीसी है ये सेमी सर्कल हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ये इसका डायमीटर होगा एसी दोस्तों, ये डायमीटर होगा एसी सर्कल का। ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी होगा, और हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है ओ, यही इस सर्कल का सरकम सेंटर है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर है। क्लियर? क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई शंका है? दीपक बोलिए मेरे दोस्त, एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को जो भी मैंने चीज बताई उसमें कोई समस्या है तो कोई भी, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो सेमी सर्कल के अंदर बनेगा, और उस सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर हो जाएगा, और इस सेंटर की तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो इक्वल आएगी। ये जो डिस्टेंस है इक्वल रहेगी। क्लियर है? आप बताओ, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर की वर्टेक्स ए से दूरी क्या है? ये कैपिटल आर है। वर्टेक्स सी से दूरी क्या है? ये भी कैपिटल आर है। वर्टेक्स ओ से दूरी क्या है जी? आप बताइए, ये भी कैपिटल आर है। तो आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल सी बात। इसका मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर, यानी कि सरकम रेडियस। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है दोस्तों। ये जो एसी है, ये जो एसी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, कर्ण है। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, कर्ण है। हाइपोटेनस को हम लोग कैपिटल एच से डिनोट कर सकते हैं। हाइपोटेनस जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल का डायमीटर भी है। डायमीटर का मतलब सरकम रेडियस का डबल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस हाइपोटेनस का आधा होती है, आर बराबर एच बटे 2। दिस इज ए डायरेक्ट शॉर्टकट। राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस हाइपोटेनस के मिड पॉइंट, जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है, हाफ होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होती है। आप बोलोगे जी सर, कोई परेशानी? मेरे दोस्त, ये जो लेंथ बीओ है,
ये जो लेंथ बीओ है ये आपकी सरकम रेडियस है, ये आपके हाइपोटेनस की, आप बताओ माध्यिका जानते हैं? माध्यिका आप जानते हैं भाई, किसी भी ट्राइंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला दीजिए तो ये जो लाइन है माध्यिका कहलाती है। हाइपोटेनियस एसी का मिड पॉइंट है ओ, मिड पॉइंट ओ से अपोजिट वर्टेक्स बी को मिलाया गया है तो ये जो बीओ है ये हाइपोटेनस की माध्यिका है। मीडियन ऑफ हाइपोटेनस ये कर्ण की माध्यिका है। राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की माध्यिका भी हो गई। आप बोलोगे हां जी सर कोई तकलीफ नहीं है, ये बीओ जो है ये हाइपोटेनस की माध्यिका भी हो गई। आप बोलोगे जी सर। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनी डाउट? क्लियर? कोई समस्या? एक कंसेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल की 3 माध्यिकाएं होंगी। जैसे दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप बताओ राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। ये दोनों लेग्स छोटा रहेगा, ये दोनों लेग्स छोटा रहेगा। अगर लेग छोटी हैं, लेग्स छोटी हैं तो मीडियन बड़ी आएगी, और साइड अगर छोटी है, साइड अगर बड़ी है तो मीडियन छोटी आएगी। रिवर्स होता है। आप बताइए इसकी मीडियन क्या है भाई? ये है। इसकी माध्यिका क्या है भाई? ये है। और ये क्या है दोस्तों? ये हाइपोटेनस की माध्यिका है। तो तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका जो रहेगी वो हाइपोटेनस की होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं तीनों अलग अलग साइड की, जो सबसे छोटी माध्यिका है वो सबसे बड़ी साइड पर होगी। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो ये जो माध्यिका है ये तीनों मीडियंस में सबसे छोटी होगी। मतलब ये जो है दोस्तों, ये जो बीओ है ये शॉर्टेस्ट मीडियन है। शॉर्टेस्ट मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका। क्या आपको मेरी बात समझ आई दोस्तों? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर? भाई हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होता है तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा की माध्यिका सबसे छोटी होगी और सबसे छोटी माध्यिका, सबसे छोटी साइड की माध्यिका बड़ी होगी। क्लियर है? तो हाइपोटेनस की जो मीडियन है ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों मीडियंस में सबसे कम लंबाई की होगी, शॉर्टेस्ट मीडियन। और दोस्तों है क्या? ये राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का आधा है। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हाइपोटेनस का आधा है। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी है? आप बोलोगे हां जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई आप एक बात ही बताइए, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि यार ये होता है आपका ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। थोड़ी देर में मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। पेपर में सवाल आता है कि और राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताइए। पेपर में सवाल आता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर क्या होगा दोस्तों? कैपिटल आर, हाइपोटेनस का आधा। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वो हाइपोटेनस का आधा है, सरकम रेडियस के बराबर। अरे क्लियर है? और ये मैं पहले बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है? आर, रूट टू आर। क्लियर है दीपक? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये कम है क्या? आगे चलें। ऑर्थो सेंटर का हिंदी लंब केंद्र, सब ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। अरे पिछले लेक्चर क्यों नहीं पढ़ के आते हो मनहूसो? सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड को बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, किसी ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे आके काटती हैं वो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है। ये ट्राइंगल एबीसी है। मैं एक और अलग से एग्जांपल ले रहा हूं, ढंग से समझिएगा। एबीसी, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो ये क्या होगी? माध्यिका होगी एडी, भुजा बीसी की। ये एसी की माध्यिका है जी बीई, ये एबी की माध्यिका है जी सीएफ, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं ये सेंट्रॉइड होता है। ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती है वो सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिकाओं को, सेंट्रॉइड कहां पे होता है? सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका के ऊपर ही लाई करेगा। तीनों माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। अगर आप मीडियन एडी को देखो तो ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, एजी से जीडी का जो रेशियो है,
एजी से जीडी का जो रेशियो है वो बराबर होगा। अगर आप मीडियन बीई को देखो तो ऊपर पार्ट और लोअर पार्ट बीजी से जो जीई का रेशियो है ये बराबर होगा, बराबर। अगर आप मीडियन सीएफ को देखो तो सीजी से जीएफ का जो रेशियो है ये ऑलवेज इक्वल होता है 2:1, 2:1। ट्राइंगल की सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ऐसा क्यों होता है आप प्रूव भी कर सकते हो। भाई ये रेशियो कितना है 1:1। ये रेशियो कितना है 1:1। ये रेशियो कितना है जी 1:1। तो आप यहां पे एमपीजी लगा सकते हो, आप यहां से एमपीजी लगा सकते हो। भाई अगर ये वाली लाइन बैलेंस है, यहां 1:1 का रेशियो है तो यहां 1 किलो वजन रख लेते हैं, यहां 1 किलो वजन रख लेते हैं। अभी तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 किलो हो जाएगा। अगर यहां 1 किलो है, ये लाइन बैलेंस है तो यहां 1 किलो वजन रख लेते हैं तो यहां 2 किलो हो जाएगा ई पे। अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 1 किलो वजन है, 1 किलो वजन है तो पॉइंट एफ पे 2 किलो हो जाएगा, 2 किलो हो जाएगा। भाई अगर ये लाइन एडी बैलेंस है, 1 किलो वजन है, 2 किलो वजन है तो लेंथ का रेशियो मास का रिवर्स आ जाएगा 2:1। आ गया ना। एजी से जीडी का रेशियो कितना आएगा 2:1, 2:1 होगा। तो किसी भी एनी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। और सेंट्रॉइड होता क्या है, जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियन आके मिलती हैं। अब मेरे सवाल को, मेरे कंसेप्ट को ढंग से समझिएगा दोस्तों। मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताओ, ये ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, ये माध्यिका है दोस्तों, ये मीडियन है, ये हाइपोटेनस की माध्यिका है, ये ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। आप देखेंगे तो ये हाइपोटेनस की माध्यिका होगी। अगर ये माध्यिका है तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा। अगर ये माध्यिका है तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, अगर ये माध्यिका है तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होना चाहिए। सेंट्रॉइड इसी लाइन पे होगा और जहां पर भी होगा इस तरीके से होगा कि माध्यिका को 2:1 के रेशियो बांटे। यानी कि ये जो रेशियो है बीजी से जीओ का वो क्या होगा 2:1। बीजी से जीओ का जो रेशियो है वो क्या होगा 2:1। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? भैया बहुत प्यार से समझा रहा हूं। ये जो जी पॉइंट है दोस्तों ये सेंट्रॉइड केंद्रक होगा, ये सेंट्रॉइड केंद्रक होगा। बोलो हां सेंट्रॉइड होगा। तो आप बोलोगे हां जी सर, मुझे ये बात पता है कि बी से ओ जो है, बीओ जो है ये क्या है, ये सरकम रेडियस कैपिटल आर के बराबर है, सरकम रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। तो आप बताओ ये जो लेंथ है भैया, ये जो लेंथ है बीओ, ये बीजी क्या हो गया? पेपर में सवाल आता है भैया ये जो लेंथ है बीजी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड क्या होगा? ये रेशियो 2:1 है। भाई बीओ कितना है दोस्तों? बीओ को 2:1 के रेशियो बांट रहा है तो बीजी क्या होगा? बीजी क्या होगा? बीओ का 2/3 होगा ना 2/3, बीओ का 2/3 होगा ना 2/3। आप बोलोगे हां जी सर। अरे 2:1 में बांट दोगे, पूरा बीओ है 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से कितना लेना है? 2 पार्ट लेना है। बीओ क्या होता है दोस्तों? सरकम रेडियस ही तो, कैपिटल आर, आर का 2/3। आप जानते हैं सरकम रेडियस क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा, h/2, h/2 इंटू 2/3। आप बोलोगे हां जी सर। ध्यान से देखिएगा तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया तो बराबर किसका है? h/3, h/3। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी होती है वो हाइपोटेनस का 1/3 होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी होती है बीजी, वो हाइपोटेनस का 1/3 होती है, h/3। क्लियर? इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकता है। आशीष तो भैया रोते क्यों नहीं हो बैठ के? बिल्कुल मौनी। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई डाउट है? ठीक है ना। तो मैंने आपको बहुत प्यार से एक एक स्टेप लिख के समझाया है, सही है। ये जो भी बातें मैंने बताई केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने क्या बताया, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस का मध्य बिंदु होता है। क्यों होता है? सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, बी 90 डिग्री है तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल सेमी सर्कल के अंदर आएगा। और अगर आप सेमी सर्कल को पूरा करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल होगा। इस सरकम सर्कल का डायमीटर ही हाइपोटेनस एसी है। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो है वो सरकम सर्कल का डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा, जो उस सेंटर की तीनों वर्टेक्स ए, बी और सी से दूरियां बराबर होंगी। वही राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस होगी, हाइपोटेनस का आधा।
ठीक है, चूंकि O जो है हाइपोटेनस का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट से आपने अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया, तो ये जो लाइन है BO, ये हाइपोटेनस की माध्यिका भी बन गई। तो हाइपोटेनस की माध्यिका राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे कम लंबाई की होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन, जो कि हाइपोटेनस का आधा होता है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी सरकम रेडियस ही है, हाइपोटेनस का आधा। चूंकि ये लाइन माध्यिका है तो सेंट्रोइड कहीं इसी पर होगा, और ये माध्यिका को 2:1 के रेशियो बांटेगा। ये जो लेंथ है BG, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी, ये हाइपोटेनस का 1/3 होगी। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जियो की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यार? अगर ये h/3 है, ये 2:1 है, अगर ये h/3 है तो जियो कितना आ जाएगा यार? तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है, जियो कितना आ जाएगा भाई? अगर ये लेंथ h/3 है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब और आधा हो जाएगा, h/3 का आधा h/6, हाइपोटेनस का 6। इसमें क्या घबराने वाली बात है? इतने परेशान क्यों होते हो? ये h/6 हो जाएगा। सही है, आगे चलते हैं। अरे बोलिएगा। घर से पढ़ के आया करो। जैसे अभी हालात है तुम्हारे, तुम ज्योमेट्री नहीं सीख सकते उससे। पुराने लेक्चर पढ़ के आया करो, और एक बार में नहीं हो सकता तुम्हारा, 15 बार पढ़ के आया करो। इन सेंटर का रिलेशन गौरव ऑलरेडी बता चुका हूं, इन सर्कल पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल इस तरीके से बनाता हूं, इस तरीके से कि ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल हैं, तो कैसा ट्रायंगल होगा? आप मुझे बताइए दोस्तों, कैसा ट्रायंगल होगा? कैसा ट्रायंगल होगा? आप कहोगे सर ये तीनों इक्वल हैं, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, ये 3 पॉइंट हैं एबीसी। ये 3 पॉइंट एबीसी इस तरीके से हैं कि इनकी एक फिक्स पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। मतलब ये तीनों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं। चूंकि एक सीधी रेखा होगी तो ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, और ये जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री का होगा, और एंगल बीएसी ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में? यही तो अभी समझा रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? ये सभी को बातें समझ में आ गई राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस के बारे में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सभी लोग ढंग से समझिएगा मेरी बातों को। दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ए बी सी, दोस्तों ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों साइड बराबर होंगी। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक, ये एंगल भी 60 डिग्री है। सभी भाई ढंग से समझेगा। आप एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, किसी भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है? किसी भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर ये साइड x है और ये एंगल थीटा है, तो कल ही बताया था सरकम रेडियस कितना हो जाएगा? x/2 sin थीटा। तो आप बोलोगे हाँ जी हाँ, ये साइड जो है BC, इसकी लंबाई a है, a। इसके सामने का एंगल कितना है जी? इसके सामने का ये एंगल 60 डिग्री का है, तो a/2 sin 60 डिग्री, a/2 sin 60 डिग्री, तो बराबर स्मॉल a/2 sin 60 डिग्री का मतलब √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? a/√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या आ गई दोस्तों? a/√3 आ गया कि नहीं आ गया? ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। पर आपको याद कुछ रहता नहीं है, बुद्धि में कलंक लगा हुआ है। तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो उसकी सरकम रेडियस जो होती है दोस्तों, वो होती है a/√3, a/√3। जो इन रेडियस होती है दोस्तों, इन रेडियस होती है a/2√3, a/2√3। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की जो रेडियस है उसका रेशियो 2:1 होता है।
सर्कम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 2:1 होता है। ठीक है, ये साइड बीसी है, आप वर्टेक्स ए से यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा पॉइंट डी, बीडी डीसी के बराबर होगा। तो ये जो एडी है ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। इसी तरीके से आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हो इस तरीके से बीई, तो ये परपेंडिकुलर भी है और साइड एसी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। मतलब ये जो बीई है ये साइड एसी पे परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो बीई जो है एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरीके से आप पॉइंट सी से इस पे परपेंडिकुलर डालिए सीएफ, तो ये जो है साइड एबी को बाइसेक्ट भी करेगा, परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये एडी बीई और सीएफ ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं और एक दूसरे को यहां पे आके मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर। क्लियर है? आप अगर गौर से देखो तो यही तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की माध्यिकाएं भी हैं, तो यही पॉइंट आपका सेंट्रॉइड भी होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट सेंट्रॉइड भी होगा। ये तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर भी है भाई, आधा आधा कर रहे हैं ना, 60 है तो हाफ हाफ हो गया, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो तीनों साइड्स के तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर है, तो यही पॉइंट इन सेंटर भी हो गया। बात समझिए भाई, ये तीनों एल्टीट्यूड भी हैं, एडी बीई सीएफ ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड है, जहां तीनों एल्टीट्यूड मिलती है ये ऑर्थो सेंटर भी हो गया। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, यही सरकम सेंटर है, यही सेंट्रॉइड है, यही इन सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है। आप बोलोगे हां जी सर, अगर ये सरकम सेंटर है, अगर ये सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी क्या होती है दोस्तों? ये होती है सरकम रेडियस कैपिटल आर, और ये क्या आ गया दोस्तों? a/√3, a/√3। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए है तो उसकी हाइट कितनी होती है? हाइट होती है √3/2a। ठीक है, तो सरकम रेडियस जो होती, आप ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर है, इन सेंटर से किसी साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इन रेडियस होगी स्मॉल आर बराबर a/√3, a/√3। मेरी बात को समझे, तो ये a/2√3, सॉरी a/2√3। चूंकि ये पॉइंट सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड होने की वजह से अपर पार्ट और लोअर पार्ट का रेशियो 2:1 नहीं होना चाहिए था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट का रेशियो 2:1 नहीं होना चाहिए था। तो देखो 2:1 आ रहा है कि नहीं? सेंट्रॉइड से सरकम सेंटर का रेशियो 2:1। ये जो सरकम रेडियस है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 2/3 होती है, 2/3 पार्ट। भाई ये रेशियो कितना है? 2:1 का रेशियो है, हाइट को 2:1 में बांटो तो ये 2/3 हिस्सा होगा, ये 1/3 हिस्सा होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है वो हाइट का 1/3 होती है। क्लियर है? ये सारी थ्योरी एक बार फिर से मैंने आपको रिपीट करके बता दी। क्लियर? कोई परेशानी है इसमें? कोई भी समस्या है आपको? आगे बढ़ जाऊं मैं? सबको क्लियर है बात यहां तक? ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पे भी सवाल करेंगे। 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सवाल नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। ये बताइए, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल एसीबी 90 डिग्री है, एंगल एबीसी 30 डिग्री है। ध्यान सुनिएगा, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 30 डिग्री है और एसी 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये 30 डिग्री है दोस्तों और ये 60 डिग्री है, 60 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल टू साइड बीसी। इस ट्रायंगल के सरकम सर्कल और साइड बीसी की लंबाई का रेडियस क्या है? इक्वल होंगे बिल्कुल धीरेन्द्र। आप बताओ 30 60 90 ट्रायंगल में साइड का रेशियो जानते हो, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने कितना? 2 यूनिट। यानी कि अगर हाइपोटीनस 2 है, अगर हाइपोटीनस 2 है तो सरकम सर्कल की रेडियस क्या आएगी? सरकम सर्कल की रेडियस आ जाएगी 1 और साइड बीसी की लंबाई कितनी आएगी? √3 यूनिट। तो रेशियो कितना आएगा? 1:√3। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा, बी। यह सवाल मेंस की परीक्षा का पूछा हुआ है, इससे आसान सवाल कोई बन नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपन लोग। सवाल नंबर 12, ये बताइए,
एक ट्राइंगल की साइड 11, 60, 61 है, तो इसके व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 11, 60, 61 है, तो आप देखते ही समझिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के सर्कम सर्कल की रेडियस पूछिए तो हाइपोटेनस का आधा होगी, हाइपोटेनस 61 है, 61 का आधा 30.5 सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इससे आसान सवाल नहीं बन सकते, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप ऐसे सवाल सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, एक ट्राइंगल की साइड 56, 90 और 106 सेंटीमीटर है, इसके सर्कम सर्कल की सर्कमफेरेंस बताइए। एक ट्राइंगल की साइड 56, 90 और 106 है, इसके सर्कम सर्कल की सर्कमफेरेंस बतानी। आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस तभी निकलेगी जब आपको रेडियस पता हो। 56, 90, 106, भाई ये तो एक सेकंड का सवाल है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो गया? मैंने आपको बताया 28, 45, 53 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 28, 45, 53 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। उसका डबल 56, 90, 106 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस जो होता है वो सर्कम रेडियस का डबल होता है। सर्कम रेडियस कैपिटल आर है तो उसका डबल होगा 2r। ये 2r है। आपसे पूछा है सर्कम सर्कल की सर्कमफेरेंस, मतलब आपसे 2 पाई आर की वैल्यू पूछे, 2 पाई आर, तो आपको बस एक पाई तो चिपकाना था, पाई ही तो चिपकाना था। 106 पाई, ये इसका आंसर है बी ऑप्शन। और क्या क्या इससे आसान कुछ चीजें बनेंगी दुनिया में? बोलिए। नेक्स्ट आगे चलेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। What the area of circumcircle of triangle whose sides are 6, 8, 10 respectively। उस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल का एरिया बताइए जिसकी साइड 6, 8, 10 है। अगर साइड 6, 8, 10 है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस 10 है। अगर हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है तो सर्कम रेडियस कितनी आएगी जी? 5 सेंटीमीटर। सर्कम रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? 5 स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 गुणा 22 कितना? 550, 550/7 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलेंगे जल्दी से। नेक्स्ट करिए सवाल नंबर 15, बताइए। ये 2016 मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चंदन, मैंने जितने भी सवाल कराए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ये भी कपिल लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में आएगी ना। एक क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस है इस तरीके से कि एस आर 17 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर 122 है, पी एस आर 116 है। तो एक क्वाड्रेटल दोस्तों इस तरीके से है। एक क्वाड्रेटल हो गया पी क्यू आर एस। ढंग से समझिएगा, सवाल में दे रखा है कि एस आर जो है ये 17, ये आपको 17 दे रखा है, और पी क्यू आर 122 डिग्री, ये वाला एंगल 122 डिग्री का है। दोस्तों पी एस आर 116, ये वाला एंगल 116 डिग्री का है। आपसे पूछा है क्यू एस की लंबाई बताइए। आपको क्यू एस बताना है। करिए जरा, कौन करेगा? आपको क्यू एस बताना है। सबसे पहले देखो ये एंगल का रोल क्या है यार। ये एंगल दिया किस लिए है यार? इसने क्या कहना चाह रहा है? ये क्या करें हम दोस्त? अगर ये 116 है तो ये एंगल कितना होगा बताओ? पूरा एंगल 360 होना चाहिए। अगर 116 है तो एंगल कितना बनेगा? 224 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा? 244। 360 में से 116 घटाएंगे तो 244 डिग्री बचा, 244 डिग्री। अरे भैया लोगों, आप बताओ, अगर ये 122 डिग्री है, ये दुगना बन रहा है 244। दुगने का मतलब सेंटर पे बना एंगल। यार जैसे तुम्हारे सर्कल है, आप सर्कल का ये वाला चाप ले लो, ये वाला चाप, ये चाप ले लो, ये चाप, ये बड़ा वाला चाप ले लो। अगर ये परिधि पे थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या सेंटर पे डबल एंगल नहीं बनाएगा? ये वाला चाप सेंटर पे डबल एंगल नहीं बनाएगा 2 थीटा? अरे वही तो है, ये 122 डिग्री है, ये 244 डिग्री बन रहा है, डबल बन रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये एक सर्कल की परिधि पे स्थित पॉइंट है और उस सर्कल का सेंटर है ये एस।
हैं? आप ई वाले चाप को पकड़ो, ई मुटका वाला चाप जो है ये परिधि पे 122 डिग्री का बना रहा है, इसका मतलब सेंटर पे डबल 244 डिग्री बना होगा, ऐसे सेंटर है, थीटा टू थीटा कंसेप्ट लग गया, मतलब ये सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी है, रेडियस है, अगर 17 रेडियस है तो भैया ये भी तो रेडियस हो गया ना, ये भी तो रेडियस हो गया ना, ये भी 17 होगा। पेपर में पूछता ये भी 17 होता, 17, एसक्यू पूछा है, 17 सेंटीमीटर आंसर है। वेरी गुड रोमिल भाई। रोमिल बेटा कहां से हो तुम? राम राम नवीन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 16 ही बताइएगा। अच्छा, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 60 डिग्री है, पी आर 14√6 है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर की सरकम सर्कल की रेडियस बताइए। देखिए तो इससे आसान सवाल तो कोई शायद दुनिया में बने। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है इस तरीके से, इसमें एंगल क्यू दोस्तों ये 60 डिग्री है और इस साइड पी आर 14√6, आपको एक एंगल दे रखा है, उसके अपोजिट साइड दे रखी है। सरकम सर्कल की रेडियस बताने क्या फंडा है, a/2 साइन, इस साइड 14√6 है, इसके सामने का एंगल 60 डिग्री है, अपॉन 2 साइन 60, 2 साइन 60 का मतलब √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √6 को √3 से भाग करेंगे, √2 आएगा, 14√2 सेंटीमीटर। तो सरकम सर्कल की जो रेडियस है वो 14√2 हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द उत्तर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सवाल नंबर 17 पे आ जाते हैं। बहुत ही शानदार सवाल, इससे शानदार सवाल कोई बन नहीं सकता। 2017 प्री के सारे शिफ्टों में जितने भी शिफ्ट बने थे, लगभग हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया है। करके बताइए। आपको यह दिया गया, दिए गए चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है, दिए गए चित्र में एबीसी एक ट्रायंगल है, दिख रहा है सभी को। एबी जो है 10 सेंटीमीटर है जी, एबी 10 सेंटीमीटर है। एसी 6 सेंटीमीटर है। ए क्या है दोस्तों, पॉइंट ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला गया और ए की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एडी व्यास है, एडी व्यास है, तो आपको सर्कल की रेडियस बतानी, सर्कल की रेडियस बतानी है। एडी फेडी की कोई जरूरत है नहीं, आपको इस सर्कल की रेडियस बतानी है जी। रेडियस बताइए, करिए। पहली बात तो आप बताओ, आपको इस सर्कल की रेडियस बतानी, क्या दे रखा है, ए बी 10 दे रखा है, ए सी 6 दे रखा है, और ये ए परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो साइड बीसी पर वो आपको 4 दे रखी है। अब पहली बात तो ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है। ये जो सर्कल है दोस्तों, ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल है भाई। ये ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी के तीनों पॉइंट इस सर्कल की परिधि पर है, सरकम सर्कल है। मतलब मुझे कुल मिला के ट्रायंगल एबीसी के सरकम सर्कल की रेडियस निकालनी है। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ना है, बीसी कोई डायमीटर थोड़ना दे रखा है कि इसको राइट एंगल बना दोगे। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एनी रैंडम ट्रायंगल। भैया मुझे ये पता है कि ट्रायंगल एबीसी एक ऊट पटांग ट्रायंगल है जिसकी केवल 2 साइड ही पता है, 10 और 6, तीसरी साइड पर परपेंडिकुलर की लंबाई पता है, और ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल की रेडियस निकालनी है। काश अगर ये तीसरी साइड पता होती तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इस सर्कल की रेडियस एबीसी अपॉन 4 डेल्टा से निकाल सकते थे, लेकिन थर्ड साइड आपको पता नहीं है, पर फिर भी निकाल लोगे। अरे गधो, ट्रिपलेट कहां से लग जाएगा तुम्हें, कहां से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? ये कोई डायमीटर थोड़ा, कहां दिया बीसी डायमीटर है, मंदबुद्धि कहीं के। फिर भी आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। देखो एक साइड 10 है, क्या होगी भी सरकम रेडियस, एक साइड 10 दे रखी है ए बी, दूसरी साइड 6 है, तीसरी साइड बीसी है, तीसरी साइड बीसी है, अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया। एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आप बीसी को आधार मानते हो तो सामने वाले वर्टेक्स ए से ऊंचाई कितनी है, 4, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बीसी बेस बीसी इंटू हाइट 4 ही आ जाएगा। तो आप देखो कितनी अच्छी बात है, बीसी से बीसी कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो 60/8, 60 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना, 7.5 सेंटीमीटर। और यही आंसर होगा जी सवाल का बी ऑप्शन। वेरी गुड। तो क्या ये भी रेडियस है सर्कल की, 7.5 सेंटीमीटर। बहुत शानदार, जबरदस्त, एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये सवाल करके प्रेम आया होगा इस पे। वेरी गुड दोस्तों, क्लियर है।
राज भाई वेरी गुड, नाम क्यों नहीं लेंगे तुम्हारा राज? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों नहीं लगा सकते मुकुल? किसने रोका है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर क्वेश्चन ही बताइए। 18 से पहले अपन लोग करेंगे 19, दोनों सेम ही क्वेश्चन है 18 और 19। बहुत प्यारा सवाल, इतना प्यारा सवाल है कि तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा भाई सवाल को करके। ये सवाल 2018 प्री के पेपर में पूछा गया है और इस सवाल का आंसर आप मुझे निकाल के बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों सभी लोग, क्या होगा। या पहले ये करिए, 18 करिए। बहुत सुंदर सुशील, माय फेवरेट क्वेश्चन। कोसाइन रूल से निकाला है आदित्य ने, वाह आदित्य वाह। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये आपका सर्कल है, ये सर्कल है। आप बोलोगे जी सर। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है, PQ एंड PR टू कॉर्ड्स ईच ऑफ लेंथ, दोनों कॉर्ड खींची गई है लेंथ 12 सेंटीमीटर की। PO इंटरसेक्ट कॉर्ड QR एट पॉइंट S, द लेंथ ऑफ OS इज। ढंग से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक सर्कल है दोस्तों, सर्कल का सेंटर है दोस्तों पॉइंट O, ये सर्कल का सेंटर है पॉइंट O। सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसके अंदर दो कॉर्ड खींची गई है PQ और PR, दोनों कॉर्ड ही 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो भाई सपोज इस पॉइंट P से खींची गई है, दोनों कॉर्ड 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो आप एक बात बताओ भाई, ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इधर पहुंच गई होंगी कि इधर ही रह गई होंगी? ये भी चर्चा का विषय है मेरे दोस्त। थोड़े दिमाग लगाओ, जैसे तुम्हारा सर्कल है, सर्कल की रेडियस 10 है, तो ये तुम्हारा, ये आप बताओ, ये सेंटर है। अगर ये रेडियस 10 है, ये रेडियस 10 है, ये 90 डिग्री का है, आप बताइए लेंथ कितनी आएगी? जल्दी से बताओ ये लेंथ कितनी आएगी, जल्दी से बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा सर ये लेंथ आएगी 10√2। 10√2 आएगी, 10√2। बोलो, आप बोलोगे सर √2 कितना होता है? अप्रोक्स 1.414। √2 होता है अप्रोक्स 1.414, तो ये अप्रोक्स 14 आएगा। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर डायमीटर खींच रहा हूं तो ये लेंथ 14 हो रही है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी। पर आप जो दो कॉर्ड खींच रहे हो वो 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। अगर 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो कॉर्ड खींची जाती हैं, सेम ही पॉइंट P से खींची जाती हैं, और भैया अगर 14 से बड़ी होती तो उधर पहुंच जाती, 14 से छोटी है तो इधर रह जाएंगी। मतलब सेंटर के, ये सर्कल का सेंटर है ना, सेंटर के इस साइड ही रह जाएंगी दोनों कॉर्ड, यानी कि ये PQ हो जाएगा दोस्तों और ये PR हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? क्लियर है? वेरी गुड, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? कोई समस्या, इसमें कोई तकलीफ है? क्या आपको मेरी बात समझ आई? आप बोलोगे यस सर। भैया PQ की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर है, ये लंबाई भी 12 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का सेंटर O है, आप PO को मिलाएंगे, इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10। आप ये बात जानते हैं कि दोस्तों जो पिक्चर ऊपर है बिल्कुल वही नीचे, कोई भेदभाव नहीं है। जिसको ना समझ में आई वो थोड़ा रो लो बैठ के, ठीक है भाई, या रिपीट करके देखते रहो, दो ही रास्ते हैं, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लायक चीज है ही नहीं। जो पिक्चर आपको ऊपर दिखाई दे रही है डिट्टो वही नीचे है। यहां पे दो सवाल बनेंगे। आप ये दिया कि PO जो है वो कॉर्ड QR को S पे काटता है, आप Q से R को मिलाइए। आपने QR को मिलाया दोस्तों, जब आप Q से R को मिलाएंगे, Q से R को मिलाएंगे तो ये OP जो है कहां पे काट रहे? पॉइंट S पे काट रहे। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको यही लेंथ बतानी कि ये लेंथ OS की लंबाई क्या है, ये आपके जीवन का मकसद है, OS की लंबाई निकालना है। आप जानते कि भैया जो पिक्चर ऊपर है वही पिक्चर बिल्कुल डिट्टो नीचे, कोई भेदभाव नहीं। तो आप बताओ ये एक सीधी रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है वही नीचे ट्रायंगल बन रहा है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दिख रहा है ना? है भाई। तो आप बताओ अगर ये सीधी रेखा है और ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री नहीं होगा भाई? ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ऊपर नीचे सेम सेम रखना है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको ये OS निकालना है, करिए। ठीक है दोस्तों, ये OQ क्या है? सर्कल की रेडियस है। OQ क्या है? ये सर्कल की रेडियस है, कितना दे रखा है? आपको 10 दे रखा है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको ये OS निकालना है, ध्यान से समझिएगा। ये जो दोस्त आपके सामने दे रखा है, ये जो है पहला तरीका समझते हैं। ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल PQR का सरकम सर्कल है।
ये जो सर्कल है ट्राइंगल पी क्यू आर का सरकम सर्कल है। दिस सर्कल इज नथिंग बट सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आप बोलोगे सर इस ट्राइंगल की आपको दो साइड पता है 12 और 12 और आपको इस सर्कल की रेडियस पता है। भाई सर्कल की रेडियस है कितनी 10। तो आप बताइए आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा होता है 12 गुणा 12। थर्ड साइड क्या है? थर्ड साइड होगी क्यू आर बटे 4 डेल्टा। 4 डेल्टा, डेल्टा का मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये ट्राइंगल के अगर मैं क्यू आर को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कितना है जी? पीएस। अगर मैं इस क्यू आर को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स पी से परपेंडिकुलर कितना है? पीएस। आप बोलोगे हां जी सर क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 12 6 बार कट जाएगा, तो पीएस आ जाएगा 72/10 यानी कि 7.2। तो पीएस की लंबाई 7.2 आ गई। भाई पीएस की लंबाई जो है दोस्तों, जो पीएस की लंबाई है कितनी आ गई? 7.2 आ गई। 7.2 बोलो, मैंने निकाल के बताया आपको। आप बोलोगे हां जी सर। ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है 10। तो ओएस कितना बचा? ओएस कितना बचा? 10 में से 7.2 घटाएंगे तो 2.8 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई समस्या? इस पे एक सवाल और बनता है कि आपसे क्यूआर की लंबाई पूछ लेता। अगर आपसे क्यूआर की लंबाई पूछ लेता, क्यूआर, तो कैसे सॉल्व करते? ध्यान समझिएगा। ये 12 है, ये 7.2 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी भाई? पाइथागोरस से। भाई यहां पे ट्रिपलेट 2.4 से भाग करो ना, 2.4 से 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अगर ये 5 है, 3 है तो 4 आएगा। अरे यार मंद बुद्धि हो, ये 12 है, ये 7.2 है। भाई ये डाटा किससे कट रहा है? ये 2.4 से कट रहा है ना 5 बार, ये 3 बार, ये 5 है 3 है तो 4 आएगा। 5 3 4 ट्रिपलेट हो रहा है, 2.4 से गुणा है, 2.4 से गुणा है, 2.4 से गुणा, तो यानी कि ये कितनी आ जाएगी? 9.6। ये लेंथ 9.6 है, ये भी लेंथ सेम 9.6 होगी, तो क्यूआर कितना आएगा? 9.6 प्लस 9.6 19.2 सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो इस पर 2 सवाल बन सकते हैं, दोनों ही पेपर में पूछे गए हैं। ए वाला सवाल 2.8, इसमें क्यूएस पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये वाला सवाल जो है इसमें आपसे क्यूआर पूछा गया, मैंने आपको दोनों ही करा दिए। एक सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर हुए पी क्यू और पी आर दो इक्वल कॉर्ड है, हर ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉर्ड क्यू आर की लंबाई बतानी है 19.2। युग सर्कल की रेडियस क्या है? आप बोलोगे 10। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, वो भी समझिए। आप वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल करोगे वैसे ही करोगे। देखिए आपको क्यूआर की लंबाई निकालनी है, आपको क्यूआर की लंबाई निकालनी है। सेंटर है ओ, सेंटर से परिधि तक की दूरी, भैया ये सर्कल की रेडियस है 10, ये भी सर्कल की रेडियस है 10। आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप ट्राइंगल ओ क्यू पी को देखो, अगर आप ट्राइंगल ओ क्यू पी को देखो, इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, 10 10 12 तीनों साइड पता है। ये 10 है, ये 10 है, 12 है, तो आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते हीरोन्स फॉर्मूला से? 10 10 20 12 32, 32 का आधा 16, 16 सेमी पेरीमीटर है, तो एरिया कितना आएगा? 16, 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 12 4, ये आ जाएगा एरिया। और एरिया क्या होगा भाई? मुझे ये निकालना क्यों है? एरिया क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार, अगर मैं पीओ को बेस मानता हूं, पीओ, तो उस पर ऊंचाई कितनी है? क्यूएस है 1/2। ये क्या है भाई? रेडियस 10 है, ऊंचाई कितनी है? क्यूएस 1/2, 10 इंटू क्यूएस। बुद्धि में आया तुम्हारे? क्लियर है भाई? ये 10 है और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कितना है? क्यूएस। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एरिया आएगा। एरिया कैसे भी निकालो सेम आता है, तो यहां से कितना आएगा भाई? ये 8 और 48 दूनी 96, 96/10 9.6, तो 9.6 आ गया क्यूएस की लंबाई डायरेक्ट। तो क्यूएस कितना आएगा? 9.6 आ गया। एरिया को इक्वेट करके, ये एरिया को इक्वल करने का तरीका सैकड़ों बार बता चुका हूं, पर तुम सीखोगे नहीं कभी, हैं? सीख जाते तो भैया दिमाग खराब क्यों होता फिर मेरा। ये 9.6 आ गया क्यूएस। क्यूआर क्या होगा? ये भी 9.6 है, ये भी 9.6 है, 9.6 का डबल 19.2 सेंटीमीटर, और ये आंसर होगा डी ऑप्शन। ये दूसरा तरीका है। अभी ना ऊपर नीचे बिल्कुल सेम ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करिए। तो धीरे वैसे डायग्राम बना लेते, क्या फर्क पड़ता है, आगे चलते हैं यार। अरे कैसे बालक हो यार तुम। चलो सब लोग, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। देखिए दोस्त, अगर आप कोई ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, ये एक स्केलन ट्रायंगल है, तीनों साइड अलग अलग है, तो इसका सर्कम सेंटर अलग होगा, इन सेंटर अलग होगा, दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी। स्मॉल डी, ओ जो है सर्कम सेंटर है, आई इन सेंटर है। सर्कम सेंटर ओ है और इन सेंटर आई है। तो पेपर में कभी कभी सवाल आ जाता है कि हाँ भाई, इस ट्रायंगल की साइड ये है और आपको त्रिभुज के परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी आपको बतानी है। त्रिभुज के परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? डी बराबर, डायरेक्ट शॉर्टकट है, डी बराबर अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। जहां कैपिटल आर क्या है दोस्तों? सर्कम रेडियस है ट्राइंगल की, सर्कम रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है दोस्तों? इन रेडियस है। तो किसी भी ट्राइंगल के सर्कम सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होगा। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर और इन सेंटर गद हो। क्लियर है? अरे बोलिए, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। आपको एक फॉर्मूला केवल याद रखना, इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। जिसको प्रूफ करना है उसके लिए एक अलग से 2 घंटे की क्लास लगी इसका प्रूफ समझने के लिए, ठीक है। फिर 2 घंटे की क्लास अलग से लगेगी उसको भूलने के लिए, ठीक है। तो कोई जरूरत है नहीं 4 घंटे खराब करने की, क्योंकि आपको प्रूफ केवल उसी थ्योरम का पढ़ना चाहिए जिस थ्योरम के प्रोसेस पे क्वेश्चन बन सके। हर थ्योरम का प्रूफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। थ्योरम उसी का प्रूफ पढ़िए जिसके प्रोसेस जो होता है सॉल्व करने का, उस पर क्वेश्चन भी बने, ठीक है। समझ में आई? तो किसी भी ट्रायंगल के सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। देखिए ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 20 इस पे आया है पेपर का। किसी ट्रायंगल की साइड 6, 8 और 10 है, तो इसे ट्रायंगल के इन सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताइए। अगर 6, 8, 10 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी इन रेडियस क्या आ जाएगी भाई? 2 आ जाएगी। सेकंड्स में निकाल लेते हैं, 2 का गैप है, एपी है। सर्कम रेडियस क्या होगी? हाइपोटेनस का आधा होगी, 10 का आधा 5। तो सर्कम सेंटर इन सेंटर के बीच की दूरी अंतः केंद्र परिकेंद्र की अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। 25 माइनस 20 यानी कि √5, तो अंडर रूट 5 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अरे बोलो, सभी का आ गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 21 नंबर, एक ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15, इसके इन सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की दूरी बताइए। देखिए 13, 14, 15 एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसका जो एरिया होता है वो 84 होता है, एरिया 84 याद रखा करो अभी। इसकी इन रेडियस आती है 4। सर्कम रेडियस कैसे निकालोगे? सर्कम रेडियस आएगा 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे 4 डेल्टा अपॉन 4, डेल्टा हो जाएगा 84। तो 14 छिंग 84, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 यानी कि 65 बटे 8, 65 अपॉन 8। तो सर्कम रेडियस आ गई 65 अपॉन 8। 13, 14, 15 राइट एंगल नहीं है, इन रेडियस 4 आ गई और ये आ गई 65 अपॉन 8। तो सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां से कैपिटल आर कॉमन ले लेते हैं जी, 65 बटे 8 आ जाएगा कैपिटल आर। ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर 65 बटे 8 माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, स्मॉल आर है 4 अंडर रूट, ठीक है ना।
अट्ठू मट्टू 64, 65 में से 64 घटाएंगे 1/8, तो 8 × 8 का अंडर रूट, नीचे तो 8 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √65, √65/8 सेंटीमीटर, ये उत्तर है। अरे क्लियर है? सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे कैपिटल आर? एबीसी बटे 4 डेल्टा, 13 × 14 × 15/4 × 84, ठीक है। इन रेडियस में आपको ये बता ही चुका हूं 4 होती है 13, 14, 15 की। कोई दिक्कत इसमें? आसान सा सवाल था। नेक्स्ट और लास्ट 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। चलो।